साथियों, आपके बीच में चर्चा में आने का मेरा एक ही प्रयोजन रहता है कि आपको छोटी छोटी जानकारी अगर मिल जाए तो आप एक मालिक की तरह, हिस्सेदार की तरह घर बैठकर अपने मोबाइल पर व्यापार में हिस्सेदारी कर सकते हैं। उसके लाभ के डिविडेंड के तौर पर भागीदार बन सकते हैं और जो उसकी कैपिटल ग्रोथ होती है उससे अपने आप को मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई से अपने धन के क्षरण को रोक सकते हैं। अर्थात कहें तो आप बड़ा मुनाफा, बड़ा लाभ कमा सकते हैं। साथियों, इस व्यापार के लिए एक सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है, कुछ थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। बाकी इसके लिए बहुत विशेषज्ञ बनना या विशेष पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि आप डेरिवेटिव में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में शेयर्स को अपनी खरीद बिक्री का आधार बनाना चाहते हैं तो वो बात अलग है। हमारी चर्चा केवल उन लोगों तक सीमित है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापार का हिस्सेदार बनकर लंबे समय तक निवेश करके और लाभ कमाने के विषय में सोचते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर बहुत अधिक जोखिम लेने की संभावना कम होती है। तो साथियों, इस विषय में आज हम इस चर्चा में आपको कुछ जानकारी देंगे। खास तौर से जो हमारा शेयर मार्केट है उसके अंदर कुछ शब्द प्रयोग में आते हैं, उनका अर्थ क्या है और वो कैसे काम करते हैं। अगर हम शब्दों की बात करें तो आप अक्सर सुनते रहते हैं सेंसेक्स, निफ्टी शेयर बाजार, एनएससी, बीएससी, सेबी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ब्रोकर और डीपी। साथियों, अधिकांश लोग जो अभी नए हैं वो इन शब्दों को सुन करके इनका बहुत अधिक अनुमान नहीं लगा पाते, और यहाँ भी हमारा उद्देश्य आपको एक संक्षिप्त जानकारी देना है। बाकी आप गूगल करके गूगल से विशेष जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से चर्चा का समय भी कम होगा और आपको एक जानकारी मिलेगी जिसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। साथियों, यदि संक्षिप्त में कहें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आप घर बैठकर शेयर्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसके 30 शेयर का एक इंडेक्स है और ये 30 शेयर चुनिंदा शेयर हैं जो बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं। बाजार में तो दसियों हजार कंपनीज हैं, उनके शेयर्स हैं। साथियों, इसी तरीके से एक दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें 50 शेयर्स का एक इंडेक्स है जो बाजार को रिप्रेजेंट करता है, और इसके ऊपर जाने और नीचे जाने का अर्थ हम ये समझते हैं कि यह बाजार की दशा को बतलाता है। तो साथियों, सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये इंडेक्स हैं जिसमें कई सेक्टर्स के चुनिंदा शेयर शामिल किए जाते हैं, और इस इंडेक्स से, दोनों इंडेक्स से हम बाजार का अनुमान लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि दोनों इंडेक्स का जो ऊपर और नीचे जाने का प्रतिशत होता है वो लगभग बराबर होता है, क्योंकि ये बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किसी भी एक इंडेक्स से बाजार की रूपरेखा समझ सकते हैं। अब साथियों, आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज है जहां पर आप घर बैठे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स की खरीद बिक्री प्लेटफॉर्म पे होती है और उस प्लेटफॉर्म पे आप घर बैठ करके शेयर्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक प्लेटफॉर्म है और वहां भी आप घर बैठे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आता है सेबी। साथियों, जो सेबी का उद्देश्य है वो इन पूरे बाजार को नियंत्रण करना है। सेबी हम संक्षिप्त में कहते हैं, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। साथियों, पूरे बाजार को नियंत्रित करने के लिए 12 अप्रैल 1988 को यह एक गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक निकाय के रूप में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह पूरे कारोबार और उसकी संस्थाओं को नियंत्रित करता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता और अहमदाबाद में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेबी मुंबई मुख्यालय के अलावा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से भी इस पूरे व्यापार का नियंत्रण करता है, इसकी संस्थाओं का नियंत्रण करता है। साथियों, संक्षिप्त में अगर हम कहें तो यह सेबी शेयर बाजार में आप जैसे निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। इसके ढांचे के अधीन ही सभी संस्थाएं काम करती हैं, इसलिए उनका पंजीकरण भी करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। साथियों, शेयर बाजार में अगर कोई अनैतिक व्यापार होता है तो उसको रोकता है, उस पर दंड लगाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के विषय में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस पर भी अपनी निगाह रखता है। म्यूचुअल फंड सहित अन्य जो वित्तीय संस्थान हैं जो शेयर का कारोबार करते हैं उनका भी पंजीकरण करता है और उन पर भी अपनी निगाह रखता है। तो साथियों, यदि आप शेयर बाजार में कोई कारोबार करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके हित की रक्षा करने के लिए संविधान द्वारा निर्मित एक संस्था है जो आपके हितों का संरक्षण करती है। साथियों, जहां तक एनएसडीएल और सीडीएसएल का बात है, ये साथियों दोनों डिपॉजिटरीज हैं। डिपॉजिटरीज का मतलब क्या है? ये वो संस्थाएं हैं जहां पर अगर आप निवेशक हैं तो आप जब डीमैट खाता खोलते हैं तो ये डीमैट खाता डिपॉजिटरी के पास खुलता है और उसमें से जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर जमा हो जाता है और जब निकालते हैं तो उससे कम हो जाता है। तो साथियों, ये जो एनएसडीएल है इसका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड है। यह भारत की सबसे पहली सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। इसकी शुरुआत 8 नवंबर 1996 में हुई थी। साथियों, आप जानते हैं कि अब डीमैट में सब कुछ डिजिटल फॉर्म में होता है और ये उसका सारा आपके डीमैट अकाउंट का संचालन करती है जो डिजिटल में होता है, अर्थात आप कहें तो आपके शेयर्स का हिसाब किताब रखती है। साथियों, इसी तरीके से बिल्कुल इसके बराबर एक दूसरी संस्था है जिसे सीडीएसएल कहते हैं।
इसका पूरा नाम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। इसकी शुरुआत फरवरी 1999 में मुंबई में हुई थी। यह भारत की दूसरी सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज है और ये वैसा ही काम करती है जिस तरीके से एनएसडीएल करती है। सीडीएसएल बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आती है। साथियों, अगर आपने खाता खुलवाया होगा तो जब भी हम शेयर बाजार में निवेश के लिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तब हमारा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल किसी एक में खोला जाता है। साथियों, हम जाते ब्रोकर के पास हैं, लेकिन ये हमारा खाता दोनों में से किसी एक के पास होता है। साथियों, हमारा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में खुले या सीडीएसएल में खुले, इसका फैसला हम नहीं करते। इसका फैसला हमारा ब्रोकर करता है। और जहां तक ब्रोकर की बात है, ब्रोकर को इन दोनों में से किसी एक जगह या दोनों जगह अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इन दोनों जगह में से किसी एक जगह अगर उसका रजिस्ट्रेशन है तो आप ये जानिए आपका डीमैट अकाउंट वहीं खुलेगा। लेकिन देखा गया है कि ब्रोकर अक्सर दोनों जगह रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उस समय आप ये विकल्प चुन सकते हैं कि आप कहां कराएं, सीडीएसएल में या एनएसडीएल में। वैसे साथियों, दोनों का कार्य बराबर है। आप सीडीएसएल में खुलाएं या एनएसडीएल में खुलाएं, दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही कार्य एवं व्यवहार है। लेकिन साथियों, आप समझते हैं कि आपका सीडीएसएल या एनएसडीएल से कोई सीधा संबंध है। साथियों, ये दोनों संस्थाएं एक निवेशक से सीधा संबंध न रख करके अपने ब्रोकर, जिसको डीपी कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इसको ब्रोकर भी कहते हैं, इसके माध्यम से किसी निवेशक के साथ संपर्क रखता है। अर्थात डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, दूसरे शब्दों में जो ब्रोकर है, वो एक निवेशक और डिपॉजिटरी के बीच एक मध्यस्थ का काम करता है। साथियों, यह कार्य को आसान बनाने के लिए सब कुछ किया गया है, लेकिन सेबी इन सब पर नियंत्रण रखती है। तो साथियों, आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमारे शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड का हिसाब किताब हो, उसकी यूनिट्स हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, अर्थात डीमैट में रहता है। और डीमैट को मेंटेन करता है सीडीएसएल या एनएसडीएल, जहां पर आपका डीमैट अकाउंट है ब्रोकर के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो कंपनी है जिसका शेयर्स आपके पास है, उस कंपनी और आपके बीच एनएसडीएल हो या सीडीएसएल हो, यह एक प्रकार का मध्यस्थ का काम करता है। कंपनी के साथ मध्यस्थता करके कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और आपके साथ मध्यस्थता करके आपको रिप्रेजेंट करता है और बीच में रहकर सारा कार्य करता है। लेकिन उसमें एक सहायक को अपनी भूमिका अदा करने के लिए बीच में डालता है, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अर्थात ब्रोकर कहते हैं। आप सीधे संपर्क नहीं कर सकते, आपके सारे कार्य ब्रोकर के माध्यम से इस एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ चलते रहते हैं। तो साथियों, ये जो डिपॉजिटरीज हैं, जो ब्रोकर हैं,
ये जो भी काम करते हैं, इनका जो भी कार्य व्यवहार है, वो एक एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, उसके अंतर्गत इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेक्शन 12 के अंतर्गत, क्योंकि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, उसका जो कानून है 1992 का, उसके सेक्शन 12 के तहत ये कहा गया है कि कोई भी डीपी, कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो सेबी में रजिस्टर्ड ना हो। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में बतलाया कि सेबी एक संस्था है जो संवैधानिक रूप से काम करती है और सबको नियंत्रित करती है। तो आप ये समझ करके रहिए कि आप अगर इस बाजार में हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इतना कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ताकि भारत के निवेशकों को या भारत के शेयर बाजार में निवेश करने वालों को किसी भी प्रकार की हानि उठाने का सामना न करना पड़े। अगर कोई ऐसा गलत कार्य कानून के अनुसार न चल के गैर कानूनी काम करता है तो सेबी समय पर उन्हें दंडित भी करती है। तो साथियों, आज आपके समझ में कुछ कुछ आया होगा। अब अगली चर्चा में हम कुछ और टर्म्स पे बात करेंगे। जैसे एक टर्म यूज होता है BTST, शेयर्स के कोड होते हैं EQ, BE, BL, BT, GC, IL। तो ये कुछ तकनीकी शब्द हैं, इन शब्दों पे बात करेंगे। FPI, FDI। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।